नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 दिसंबर से होगा संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। क्या कुछ होगा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नितिन चौधरी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सर्वदलीय की जो बैठक है वो बुलाई गई थी। बता दें कि बैठक जो है लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग है, उसके अंदर ये बैठक शुरू की गई थी। उससे पहले जो है तमाम शीतकालीन सत्र चलने वाले हैं, तो उसको देखने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक की जानकारी दी थी। साथ ही ये बताया कि आगामी संसदीय सत्र का कौन कौन से विधेयक संसद में पेश किए जाएंगे। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 4 दिसंबर से होगी और यह 22 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 19 दिनों में 15 दिन की बैठक होगी। बता दें कि संसद के में 37 विधेयक विलंबित हैं। इनमें से 12 विधेयक की इस शीतकालीन सत्र में पारित हो सकते हैं। इनमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाली विधेयकी, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय शैक्षिक अधिनियम भी शामिल हैं। उनके अलावा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन विधेयकी, 2023 जम्मू कश्मीर के रिंग ऑफिस विधेयकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमीशन विधेयक, द सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स बिल भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल आदि शामिल हैं। बता दें कि चुनाव आयुक्त ने संबंधित इस विधेयक को पारित होने के बाद चुनाव आयुक्त को स्टेट कैबिनेट सचिव का स्तर हो जाएगा, जबकि अभी चुनाव आयुक्त की स्टेट सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर माना जाता है। उसके अलावा लगातार जिस तरीके से शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो उससे पहले जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा को लेकर और पैसा लेने के जो बयान को भी लेकर जो है संसद में आज रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, उसको भी लेकर जाएगी। और बता दें कि इसकी अध्यक्षता जो तमाम प्रमोद खुद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार जो अध्यक्षता में ये बैठक हुई। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में जो है काफ़ी हंगामा देखने को मिलता है, तो उस हंगामों को लेकर भी जो है तमाम ऐसे मुद्दे पर चर्चा की गई है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया है, लेकिन क्यों, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता तुषार कुमार। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। बता दें कि सुबह 11 बजे करीब उनका हेलीकॉप्टर रामकथा के हेलीपैड पर उतरा। उनके साथ उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद वे रामलला के दर्शन के लिए निकल गए। उसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन कर वहाँ पूजा अर्चना की। बता दें कि फिर मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और जनरल वीके सिंह निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण करने गए। बता दें कि एयरपोर्ट इसी महीने के अंत तक शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे। बता दें कि सुबह 11 बजे करीब सीएम योगी का हेलीकॉप्टर रामकथा के हेलीपैड पर उतरा। सीएम योगी के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वीके जनरल सिंह भी मौजूद थे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण करने गए। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इसी महीने में शुरुआत करने की तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वीके जनरल सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। और बता दें कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसे इसी महीने के अंत तक शुरुआत करने की तैयारियां की जा रही हैं। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अयोध्या के दौरे पर रहे सीएम योगी और वीके सिंह, क्या कुछ रहा खास, कैसा रहा दौरा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अभिनव आनंद। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा बेहद ही अहम और खास रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अपने तय समय से अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में रामकथा पार्क हेलीपैड पर उनका जब उड़न खटोला पहुंचा, तो उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जो भगवान राम से जो भी नाता रहा है और अयोध्या के मठ मंदिरों से नाता रहा है, बेहद ही खास माना जाता है। आपको बता दें कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन पूजन भी किए। उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन भी किए और अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि के जो नवनिर्माणाधीन मंदिर है उसका अवलोकन भी किया। आपको बता दें उसके बाद योगी आदित्यनाथ एवं
केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह एवं उड्डयन मंत्री केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हेलीकॉप्टर से अयोध्या में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि लगभग वहां पे अयोध्या में भगवान राम के नाम पर जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसका जिसके टर्मिनल का कार्य जो है लगभग 95% पूरा हो गया है। आपको बता दें कि जो वहाँ का रनवे का कार्य है वो बिल्कुल 100% जो लगभग 100% एकदम बिल्कुल पूरा हो चुका है। अब बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है बेहद ही नज़दीक है, इसलिए अयोध्या में लोगों को कनेक्टिविटी बनी रहे, इसलिए इसी एयरपोर्ट को अब बनाया जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र से पहले बढ़ सकती है महुआ मोइत्रा की मुश्किलें, लेकिन क्यों? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता जूही सिंह। 4 दिसंबर से जो है संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होना है और इस दौरान जो है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी संसद के सत्र में। आपको बता दें 4 दिसंबर से लेकर यह शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा, जब लोकसभा के एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ जो है महुआ की सदस्यता रद्द करने को लेकर रिपोर्ट सौंपने की सिफारिश की है और इसी को लेकर जो है संसद सत्र में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, जहाँ उम्मीद की जा रही है कि अगर सदस्यों ने इस रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता जो है वो खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा पर पैसे के बदले सवाल पूछने यानी कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा है। अगर लोकसभा इस रिपोर्ट को इजाजत देती है तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में गजब का ड्रामा देखने को मिल सकता है। एथिक्स पैनल की वह रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश की जाएगी, जिसमें तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा मुश्किलें जो है बढ़ती हुई लगातार दिखाई देंगी। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में सदन में निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर सोमवार को रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर रखेंगे। एथिक्स कमेटी 6:4 से जो है यह रिपोर्ट पारित की थी। कमेटी के 6 सदस्यों ने जो रिपोर्ट के पक्ष में मतदान दिया था, वहीं इसमें कांग्रेस की परनीत कौर भी शामिल थी। हालांकि पार्टी उन्हें पहले से ही निष्कासित कर चुकी है। वहीं विपक्ष के 4 सदस्य जो है इस पर असहमति जता चुके हैं। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। मिजोरम में 4 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती, लेकिन क्यों बदली इलेक्शन कमीशन ने मतगणना की तारीख? बता रही हैं हमारी सहयोगी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब सारे देश का ध्यान 3 दिसंबर यानी कल होने वाली मतगणना पर है। आपको बता दें, इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने मिजोरम में होने वाली मतगणना के डेट में चेंज कर दिया है, यानी अब मतगणना 3 दिसंबर को ना होके 4 दिसंबर को हो रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने रविवार के दिन होने वाली मतगणना को अब 4 दिसंबर को वोटों की गिनती के लिए ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक 3 दिसंबर को मिजोरम में ईसाई समुदाय का कोई त्योहार है, जिसके चलते वहां के दलों ने इलेक्शन कमीशन के काउंटिंग की तारीख बढ़ाने का आग्रह किया था। इसे देखते हुए आयोग ने मतगणना की तारीख बदलकर 4 दिसंबर कर दी है। रविवार को ईसाई समुदाय के लोग खास तौर पर चर्च जाते हैं और इसे ध्यान में रखते हुए तारीख में बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 87% ईसाई समुदाय की आबादी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने ये भी जानकारी दी कि चुनाव आयोग के पास अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे प्रतिनिधियों का भी लेटर आया था, जिसमें 3 दिसंबर की डेट को बदलने की नसीहत दी गई थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि मिजोरम के लोगों के लिए रविवार का दिन काफ़ी अहमियत है, इसलिए अब यहाँ 4 दिसंबर के दिन सोमवार को मतगणना होगी। आपको बता दें कि मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर की वोटिंग हुई थी। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि विधानसभा के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है वो लोकसभा के चुनाव में होने वाले चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम के घर पर हुई कुर्की, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता शोएब रिजवी। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए और फरार अपराधी गुड्डू मुस्लिम के घर आज बाकायदा प्रयागराज पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। दरअसल 83 के तहत ये कार्रवाई की गई है। गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 5-5 लाख रुपए के इनाम घोषित किए गए हैं। उमेश पाल का चर्चित हत्याकांड हुआ था, उसमें इन लोगों की
नजर आ रही है। ना सिर्फ गुड्डू मुस्लिम उस पर बाकायदा बमबाजी करते हुए दिखा था, साबिर भी राइफल लेकर के पूरे एपिसोड में दिखा था। इन दोनों के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके घर पर एक नोटिस चस्पा की गई है। साथ ही साथ साबिर है उसके घर में भी कुर्की की कार्रवाई की गई है। तो कह सकते हैं कि जो अतीक अहमद के करीबी लोग हैं उन पर लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, क्योंकि उमेश पाल का एक बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ था जिसमें ये लोग 5-5 लाख के इनामी और अभी भी फरार है, पुलिस उनके सदस्यों से तलाश कर रही है। ऐसे में अब इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज कुर्की की नोटिस सर्व की गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। शोएब इंडिया वाइज प्रयागराज। उत्तराखंड सरकार के मुखिया यानी पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा उत्तराखंड राज्य में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, उन्हें इन्वेस्टर समिट में आने का निमंत्रण देंगे। और ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर समिट देहरादून में होने जा रहा है ये उत्तराखंड राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि राज्य में विकास की रफ्तार बढ़े उसके लिए सरकार की तरफ से इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का जो लक्ष्य राज्य सरकार ने चुना था उसमें अब तक 2,15,000 करोड़ के निवेश राज्य सरकार की तरफ से निवेश की जो MOU वो साइन किए जा चुके हैं। उम्मीद यह है कि जब मैन की कार्यक्रम यहाँ पर होगा 8 और 9 दिसंबर को, उससे पहले ही उस लक्ष्य को पाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। राज्य में विकास हो, राज्य के युवाओं को उसका लाभ मिल सके, ऐसी कोशिश राज्य सरकार की है। इसीलिए निवेश में उन कंपनियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जो रोजगार को लेकर काम करेंगी। यानी निवेश भी होगा, रोजगार भी मिलेगा, राज्य के विकास की जो रफ्तार है वो भी तेज होगी। और धामी सरकार चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य 2025 तक अग्रिम राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके, उसके लिए अभी से ही कमर कस चुकी है। इंडिया वाइज देहरादून। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने संजय सिंह पर चार्जशीट दाखिल की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अजीत सिंह। कथित तौर पर आबकारी घोटाले में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते अक्टूबर महीने में लंबी पूछताछ के बाद सांसद संजय सिंह को आबकारी घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लगातार राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेशी की गई और लगातार उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती गई। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आगामी 4 दिसंबर तक के लिए सांसद संजय सिंह जो है वो न्यायिक हिरासत में है। उस बीच शनिवार को राउस रेवेन्यू कोर्ट में ईडी ने सांसद संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो चार्जशीट दायर की है ये 60 पन्नों की चार्जशीट है, जिसमें उन तमाम चीज़ों पर जिक्र किया गया है जिसमें आबकारी घोटाले से संबंधित चाहे वो अन्य गवाह हो या फिर चाहे वो मीटिंग की बात हो, इन तमाम चीज़ों को इस चार्जशीट में दाखिल किया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में जो आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह है उनकी जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल और बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं तमाम आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी और उसके बाद कहीं ना कहीं अब इसी आबकारी घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी लगातार जो कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के शनिवार को राउस रेवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अब 60 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हमीरपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है दौरा, लेकिन वजह क्या रही है बता रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता रुपेश गुप्ता। आज हमीरपुर के निवादा पर राम कथा का आयोजन किया गया, जिसपे कि अंतर्राष्ट्रीय जो कथावाचक है विजय कौशल जी द्वारा आयोजन किया गया, जिस पर आज हमीरपुर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन हुआ लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा और हमीरपुर के निवादा गांव पर राम कथा का आयोजन किया गया, जिस पर वो शामिल हुए और कथा का शुभारंभ किया गया, जिस पर हमीरपुर महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और राड विधायिका और हमीरपुर विधायक और कईयों भाजपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे और शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और बैरिकेडिंग भी लगाई गई, जिससे कि रोड में कोई भी साधन इस तरह न घुस सके कि प्रोग्राम में कहीं भी कोई असुविधा हो सके, जिसको चलते आज शासन प्रशासन ने अपनी कमर कसी और ये जो आयोजन है ये
कथा का जो 10 तारीख तक चलना है और 10 तारीख को समाप्ति है, जिसपे हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो इस कथा पर। हमीरपुर से इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता। रामपुर पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संवाददाता सुरेश। आज रामपुर पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल के साथ आशीष पटेल सहित अपना दल एस के कई बड़े नेता शामिल रहे। अनुप्रिया पटेल के रामपुर पहुंचने के बाद फिजिकल ग्राउंड में अपना दल एस के विधायक शफीक अहमद अंसारी सहित अपना दल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद अनुप्रिया पटेल ने रामपुर के फिजिकल ग्राउंड में पहुंचने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है वो मंडलीय स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है। कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन इस बार रामपुर के फिजिकल ग्राउंड में किया गया है तो इससे साफ तौर पर ऐसा देखा जा रहा है कि 2024 की जो तैयारी है वो अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल कर रही हैं। बहरहाल तमाम लोगों का जो हुजूम था अनुप्रिया पटेल को देखने के लिए रामपुर पहुंचा और साथ में आशीष पटेल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दिलीप रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अभय कैंतुरा। बीजेपी के मंचों में अब विधायकों का भी नंबर वायरल वीडियो के रूप में आने लगा है। बीजेपी के लंचडाउन से विधायक महंत दिलीप रावत का एक और वीडियो यहां पर वायरल हुआ, जिसमें वो परिवहन विभाग के अधिकारी को डांटते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हुए या सीधे तौर पर उन्हें इस तरह के असभ्य भाषा का प्रयोग वहां पर कर रहे हैं जो राजनीतिक में जुड़े हुए लोगों के लिए शोभनीय नहीं होता है। बीजेपी विधायक के इस वायरल होते हुए वीडियो पर अब कांग्रेस भी लगातार भाजपा से मांग कर रही है कि उनका संगठन ऐसे विधायकों पर लगाम लगाए जो असंगठित काम करते हैं या अनुशासनहीनता के दायरे से बाहर होते हैं। ये समझा जा सकता है कि लगातार बीजेपी के नेताओं के जो वायरल वीडियो है उससे प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है, जो बीजेपी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी अब भी ऐसे पर कार्रवाई करने के बजाय इन पर अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। श्री कृष्ण की नगरी कहे जाने वाली मथुरा वृंदावन अब पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से लैस होने जा रही है, लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के आसपास गलियों में, सड़कों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया गया है। वृंदावन को जोड़ने वाला मार्ग NH-19 और वृंदावन को जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेस वे मार्गों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने इसकी कार्य योजना तैयार की है। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मिलकर जो है वृंदावन में सभी चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। चरमराई हुई ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ को नियंत्रण में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। वहां गाजियाबाद से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने निकल कर आई है। क्या है घटना? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नादिम शाहीन। दिल्ली के महज कुछ किलोमीटर दूरी पर दिल्ली की लड़की से दरिंदगी, दिल्ली की लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि ये गाजियाबाद की लोनी टोनिका सिटी इलाके की पूरी घटना है। आपको बता दें, लड़की एक फैक्ट्री से कार्य करके बाहर निकल रही थी। उसके बाद उसकी महिला सहेली और उसके साथ उसका फ्रेंड मौजूद होते हैं, जो कि कुछ ही दिन पहले लाई स्कूटी को चलाने का प्रयास करते हैं। हालांकि तीनों कहीं ना कहीं स्कूटी सीखने के लिए खानपुर के सुनसान रोड पर चले जाते हैं, जहां पर ऑटो सवार 3 युवक जो कि उन्हें अपना हवस का शिकार बना लेते हैं। हालांकि उसमें एक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, जो कि 3 युवक बताए जा रहे हैं जो कि ऑटो में सवार थे। 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि मुकदमा आज दर्ज किया गया है। आपको जानकारी के अनुसार बता दें, आपको ये पूरा मामला गाजियाबाद के लोनी टोनिका सिटी इलाके का है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से इस घटना को दबाने का प्रयास गाजियाबाद पुलिस कर रही थी, उससे कहीं ना कहीं अब गाजियाबाद पुलिस में कहीं ना कहीं महकमे में हड़कंप मच गया है, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि गाजियाबाद पुलिस अब इसका खुलासा करने में जुट गई है। फिलहाल गाजियाबाद के DCP ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पर कई टीमें लगाई हुई हैं सर्विलांस के माध्यम से भी, और कई लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल उसकी महिला रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि हापुड़ में NH-9 यानी नेशनल हाईवे 9 पर सड़क हादसा हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संवाददाता शक्ति ठाकुर।
खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां NH9 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में NH9 पर न्यू बाईपास के पास आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 कारों की भिड़ंत हुई है और मौके पर ही कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। बताया गया है कि घायलों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है, हापुड़ जनपद के ग्राम बजेहड़ा खुद के रहने वाला एक परिवार गंगा स्नान के लिए ब्रजघाट जा रहा था और जैसे ही यह परिवार अपनी कार से हापुड़ थाना देहात के न्यू बाईपास पर पहुंचा, तभी एक अनियंत्रित कार डिवाइडर कूदकर इस गाड़ी से आ टकराई। रायबरेली में दिन दहाड़े दबंगों ने हमला कर दिया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा साफ तौर पर हिदायत देते हुए निर्देश दिया गया है कि अपराधियों और दबंगों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन बात करें रायबरेली जिले की, तो रायबरेली जिले में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से दबंगों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, लगातार दबंगई के कई कारनामे ऐसे सामने आए हैं जहां पर सरेआम पुलिस को चुनौती देने वाले मामले सामने आए हैं। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के डी थाना इलाके के इटाहा गांव का आया है, जहां पर कुछ दबंगों के द्वारा सरेआम पुलिस को चुनौती देते हुए कुछ लोगों पर सरेआम हमला कर दिया गया। मथुरा में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने की खबर एक बार फिर से सामने निकल कर आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता मोहम्मद फारूक। नई दिल्ली से भोपाल की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार की देर शाम जो है मथुरा की स्टेशन से गुजर रही थी, तभी कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी उस पर की है और वंदे भारत को क्षति पहुंचाने का काम किया है। इस पर जो है जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उस पर तेज गति से टीमें बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने का काम कर रही है कि वंदे भारत को क्षति पहुंचाने के लिए किन किन लोगों ने पत्थरबाजी की है, कौन से अज्ञात लोग हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सारा सब कुछ देखा जा रहा है कि कौन लोग हैं जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। अलीगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। दूल्हे की सजी धजी तेज रफ्तार कार ने एक सवारियों से भरे ई रिक्शा को रौंद दिया, जिसके चलते ई रिक्शा में सवार 6 लोगों में से 5 लोग घायल हो गए, जबकि इनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेज दिया गया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के रसलगंज चौराहे के समीप NH91 का है, जहां तेज रफ्तार एक ऑडी कार ने हलवाइयों से भरे ई रिक्शा को रौंद दिया। इस हादसे में ई रिक्शा में सवार 6 लोगों में से 5 लोग घायल हो गए, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर जिला अस्पताल में इमरजेंसी डॉक्टर सचिन वर्मा के द्वारा बताया गया एक मरीज की गंभीर हालत थी, जिसको हमारे द्वारा तत्काल JN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं अन्य 2 घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया है, जबकि अन्य 2 घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया है। बताया जाता है बरेली से एक ऑडी में सवार दूल्हे की गाड़ी आई थी, जहां फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।